साइकिल नॉर्मल कितने दिन की होनी चाहिए? आपके हिसाब से एक दिन में कितने पैड्स चेंज करना नॉर्मल है? बेसिकली अगर उसको पीरियड्स नहीं हुए हैं इसका मतलब यही है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर, पीरियड्स में फिजिकल इंटीमेट होना कितना नॉर्मल है या होना चाहिए या नहीं? ये बहुत सारी ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहती अभी बिकॉज दैट विल नॉट बी एथिकल। डॉक्टर, कभी कोई ऐसा केस आया है कि कोई फीमेल टैम्पोन लगा के निकालना भूल गई है और फिर उसका कोई सीवियर केस बन गया है, कुछ सर्जरी वगैरह करनी पड़ी है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो जरूरी नहीं होता कि हर बार वो अल्ट्रासाउंड पे आएगा। इन कंडीशंस में हम पीरियड्स को इरेगुलर बोलते हैं। पीरियड्स हर महीने आते हैं लेकिन इससे जुड़े सवाल कभी खत्म नहीं होते हैं। पीरियड्स कितने दिन तक नॉर्मल हैं? कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? पीरियड्स में पेन क्यों होता है और पीरियड साइकिल कितने दिन की होनी चाहिए? आज इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैली सिंह। डॉक्टर शैली, द हेल्थ साइड पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि पीरियड साइकिल नॉर्मल कितने दिन की होनी चाहिए? हम पीरियड्स की साइकिल को नॉर्मल तब कहते हैं जब उसकी द ड्यूरेशन इज़ फॉर अबाउट 3 to 7 days और ये आती है करीबन 21 डेज से लेके 35 डेज तक। और जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 80 ml के करीब नॉर्मल माना जाता है। ओके, बट बीइंग अ कॉमन वीमेन, कैसे मुझे पता होगा कि मेरा, आपने भी जो एक ml बताया, ये एक नॉर्मल वीमेन को कैसे पता होगा कि उसका नॉर्मल है या नहीं? नॉर्मल का मतलब यही है कि जैसे आप 1 या 2 पैड सोक कर रहे हैं, इनिशियल 2 डेज में थोड़ा सा हैवी रहता है, उसके बाद में वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। देयर आर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जब हम उन्हें एबनॉर्मल बोलते हैं, तो वो विल जस्ट डिस्कस दैट कि हम कब बोलते हैं कि पीरियड्स हैवी है। तब तक के लिए उन्हें नॉर्मल तभी माना जाए जैसे आप इनिशियल 2 दिनों में 2-3 पैड सोक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, या 1-2 टैम्पॉन्स सोक कर रहे हैं। एंड हर एक का अपना एक साइकिल बन गया होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक तरह का पैटर्न होता है हर एक का, जो कभी कभी अगर चेंज होता है तो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें देखना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है। जी। आपके हिसाब से एक दिन में कितने पैड्स चेंज करना? ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसरप्ट हो रही है, जो नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप नहीं कर पा रहे, छोटी लड़कियां अगर वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, अगर आप अपने रेगुलर ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, वर्क प्लेस पे बिल्कुल नहीं आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, आपको सारा समय मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या ये पेन बढ़ती ही जा रही है, पेन किलर्स से भी अगर रिलीव नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेन बोलते हैं। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? एक तो ऑफ कोर्स पेन किलर्स तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। कभी कभी हम लोग फॉर पीरियड पेन जैसे हॉट वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, जैसे हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अगर हम लाइट एक्सरसाइज भी करें वो भी क्रैम्प्स को रिलीव करने में हेल्प करता है। इवन सम थिंग्स जैसे थोड़ा सा जिंजर टी हो गई या जैसे थोड़ा सा कैमोमाइल टी, ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं टू रिलीव द पेन अ लिटिल बिट। तो लेकिन अगर ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी सारी डिजीज़ेस का कारण भी हो सकता है। जैसे आपने आजकल सुना होगा कि कुछ डिजीज़ेस हैं जो बहुत कॉमन हो रही हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, एडेनोमायोसिस हैं, फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस के, या पेल्विक इन्फेक्शन है। आजकल बहुत सारे गर्ल्स को पेल्विक इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो इन कंडीशंस में पेन बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये पेन क्यों हो रही है, इज इट पार्ट ऑफ अ नॉर्मल साइकिल या उससे ज़्यादा है या कुछ सीरियस डिजीज। राइट। डॉक्टर, आजकल ना कई ऐसे केस भी आ रहे हैं जिसमें बहुत छोटी उम्र में बच्चों को पीरियड स्टार्ट हो जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में। इसका क्या बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? आजकल ना हमारी जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक क्लास बढ़ती जा रही है, हम लोग मोर वेल टू डू होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली ये यंगर एज ग्रुप में भी हो रहा है। पार्टली ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है। पहले छोटी लड़कियां, कभी ऐसा नहीं होता था कि सारा टाइम कंप्यूटर पे काम कर रही हैं या सारा समय फोन पे हैं, हम लोग भागते दौड़ते रहते थे, सब कुछ करते थे। उस वजह से है। खाने पीने का हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। कितना जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, इतने ज़्यादा ट्रांस फैट्स खा रहे हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स भी हैं हमारे डे टू डे लिविंग में,
इसकी वजह से भी हम बोलते हैं ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं कि जो नॉर्मल हार्मोनल सिस्टम है उसको डिसरप्ट करता है, जिसके कारण से भी ये जल्दी हो रहे हैं। सो ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से गर्ल्स को जल्दी प्यूबर्टी हो रही है, जल्दी पीरियड्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। ओके डॉक्टर, पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स का आना कितना नॉर्मल है? सो ब्लड क्लॉट्स का आना नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब है, जैसे अभी हमने बोला था कि अगर तो आपको पीरियड्स ऐसे आ रहे हैं जो आपको एक एक घंटे में पैड सोक करना मतलब चेंज करना पड़ रहा है, या टैम्पॉन्स जो बड़े वाले हैं वो एक एक घंटे में आपको चेंज करने पड़ रहे हैं, या आप क्लॉट्स पास कर रहे हो जो कि एक कॉइन साइज से बड़े क्लॉट्स हैं, या किसी भी समय अगर आपको ऐसा लगे कि आपको दो दो चीजें यूज करनी पड़ रही है कि जैसे मेंस्ट्रुअल कप एज वेल एज अ पैड या टैम्पॉन प्लस पैड यूज कर रहे हो और वो भी आप सोक थ्रू कर रहे हो, इन सब कंडीशंस में डेफिनेटली इसका मतलब है कि बॉडी उसको रोकने के लिए वो क्लॉट कर रही है, विच मीन्स कि आपकी ब्लीडिंग बहुत हैवी है। तो क्लॉट्स का होना मतलब है कि हमारी ब्लीडिंग बहुत हैवी है। अगर किसी को 7 डेज के बियॉन्ड पीरियड्स हो रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है? नहीं, ये भी नॉर्मल नहीं है। या तो देखिए, अगर फ्लो ज्यादा हो रही है या नंबर ऑफ डेज जब पीरियड होने चाहिए वो भी ज्यादा है, तो इन एनी केस इसको हम ज्यादा पीरियड ही बोलेंगे ना, ज्यादा मात्रा ही बोलेंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी फीमेल को पीरियड्स नहीं आए हैं, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके सो सबसे पहले इनफैक्ट अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की, या इवन ऐसे जैसे पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप होता है, जैसे 40 इयर्स एंड बियॉन्ड, जैसे अभी पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं जिन लोगों को, कभी कभी उनमें भी अगर आपको पीरियड्स नहीं हुए हैं और आपके पीरियड्स रुक गए हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोर्स यही होती है कि हमें प्रेगनेंसी रूल आउट करनी चाहिए, बिकॉज इट कुड बी अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी इटसेल्फ। राइट। सो इस केस में वो फीमेल खुद ही मतलब अपने ही गर्भ में, अपने ही यूट्रस में प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर उसको एग ट्रांसफर करके तब वो सरोगेसी काइंड ऑफ मदर बन सकती है? नहीं, बेसिकली अगर उसको पीरियड्स नहीं हुए हैं इसका मतलब यही है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो प्रेगनेंसी या तो अपनी यूट्राइन प्रेगनेंसी हो सकती है, या कभी कभी ट्यूब्स में भी प्रेगनेंसी हो जाती है। जी डॉक्टर, अगर किसी फीमेल को ब्लड फ्लो बहुत कम है, क्या वो एक ही पैड को पूरे दिन भर यूज कर सकती है? सो देखिए, अगर तो फ्लो बहुत कम है तो ये तो ऑफ कोर्स हाइजेनिकली जो हमें ठीक लगता है, नॉर्मली हम यही कहते हैं कि 6-8 घंटे में इवन अगर कम फ्लो हो तो हमें चेंज कर लेना चाहिए पैड। बट हर एक की हाइजीन प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, दो वी विल डेफिनेटली से क्या 6-8 घंटे के अंदर डेफिनेटली पैड को चेंज कर लेना चाहिए, इवन अगर फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है तो। बट अगर सपोज कोई किसी कंडीशन में अपना पैड चेंज नहीं कर पा रहा है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है या ऑफिस की किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंसा हुआ है, उस कंडीशन में क्या रिस्क होते हैं? कुछ इन्फेक्शंस के रिस्क रहते हैं? क्योंकि ब्लड एक ऐसा कल्चर मीडियम है जो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। सो उस कारण से जब ब्लीडिंग हो रही है और हमने पैड लगाया हुआ है, और सपोज हमने पूरा टाइम मे बी 24 आवर्स तक लगाया हुआ है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ इन्फेक्शंस। इसी वजह से हम लोग एज हाइजीन हम लोग बोलते हैं कि इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। तो अगर किसी कंडीशन में ऐसा है कि कोई फीमेल है, उसने पूरा दिन भर पैड चेंज नहीं किया या वो नहीं कर पाई, उस कंडीशन में अगर उसको बाद में याद आता है कि मैंने पैड चेंज नहीं किया था, तो क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास बहुत बार ऐसा भी आता है कि लड़कियां टैम्पॉन्स डाल के भूल जाती हैं कि हमने टैम्पॉन्स तो हम भूल ही गए, जो कि बहुत ज्यादा खराब होता है। बिकॉज मेंस्ट्रुएशन में अगर टैम्पॉन्स हम अंदर जब डालते हैं और अगर वो अंदर रिटेन हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियल कंडीशन होती है जो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, जिसको हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसलिए अगर आप भूल गए हैं कि आपने अभी टैम्पॉन लगाया हुआ था बट आप यू फॉरगॉटन और आपसे अब नहीं निकल रहा, तो डेफिनेटली प्लीज गो टू अ डॉक्टर। या किसी भी समय अगर आपको लगे कि आपने खुद वो निकाल लिया बट आपको एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, कभी कभी थोड़ा सा ब्लड भी उसके साथ में आ रहा है, फीवर हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है, ये साइंस हैं ऑफ एन इन्फेक्शन, हमें डेफिनेटली फिर डॉक्टर के पास जाके
और ये रूल आउट करवा लेना चाहिए कि कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। ओके डॉक्टर, कभी कोई ऐसा केस आया है कि कोई फीमेल टैम्पोन लगा के निकालना भूल गई है और फिर उसका कोई सीवियर केस बन गया है, कुछ सर्जरी वगैरह करनी पड़ी है? नहीं, सर्जरी तो ऐसा नहीं, बट डेफिनेटली फिर हमें कभी कभी उन्हें एडमिट करना पड़ता है, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला कि कई बार लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस जिन्हें हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं वो भी हो सकती हैं। ओके डॉक्टर, पीरियड्स में फिजिकल इंटीमेट होना कितना नॉर्मल है, या होना चाहिए या नहीं? सो एक इंडिविजुअल चॉइस है, ऐसा हम मना तो नहीं करते कि नहीं करना चाहिए, बट येस कई लोगों को ये लगता है कि जब तक ब्लीड कर रहे हो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट देर आर मेनी पीपल जो कि बोलते हैं कि नहीं, हमें उस टाइम पे भी वी आर एब्सोल्युटली ओके विद इट एंड दे फील गुड अबाउट इट। या अच्छा डॉक्टर, कई केस ऐसे भी आते हैं जिसमें फीमेल को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड्स होता है, ये रेयर कंडीशन है या ऐसा होता है? सो नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है इनिशियल 3 महीने में हमें जैसे साइक्लिकल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसको हम कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। बियॉन्ड दैट अगर कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो या तो वो एक साइन हो सकता है ऑफ अ मिसकैरेज या अबॉर्शन, और लेटर ऑन प्लेसेंटा के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण से इस तरह की एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इसको हमें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, नॉर्मल मान के नहीं चलना चाहिए। इनफैक्ट जब हम पहले 3 महीने में किसी भी पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उन डूज एंड डोंट्स क्या है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या हैं। अगर आपको लगे कि कुछ भी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो रही है, वॉट एवर द कलर ऑफ द ब्लड, ब्राइट रेड है या इवन डार्क ब्लड है, उसके साथ में अगर आपको अक्यूट पेन या कुछ हो रहा है तो यू मस्ट डेफिनेटली कॉल अस एंड यू मस्ट कम टू द हॉस्पिटल, बिकॉज ये साइन हो सकता है of an abortion या even of a tubal pregnancy. तो in this condition it's definitely not normal. राइट। मैं अभी एक केस स्टडी पढ़ रही थी, बेंगलोर की थी। वहाँ पे एक फीमेल थी जिसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में पीरियड्स हुआ था और डॉक्टर ने उसको इसलिए नॉर्मल किया बिकॉज उसको कोई और अदर ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो ऐसा केस कभी आपके एक्सपीरियंस में आया है? तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसा रीज़न नहीं निकलता कि हमने देख लिया प्लेसेंटा भी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, लोकली भी जब एग्जामिन कर लिया तो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कोई एबनॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं है, कुछ ब्लीडर्स पॉलिप्स वगैरह नहीं है। तो कभी कभी किसी किसी को इस तरह से हो सकता है, बट जनरली कुछ ना कुछ कारण निकल आता है इस तरह की ब्लीडिंग का। ओके सो डॉक्टर, अभी इरेगुलर पीरियड्स बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे ऑफिस में भी हम लोग फीमेल्स वगैरह आपस में बातें करते हैं। इरेगुलर पीरियड्स और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है? कैसे पता चलेगा ये इरेगुलर पीरियड्स है अभी ये पीसीओएस है? सो आजकल एक तो बात यह है कि हम इसे पीसीओएस नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज अब इस बार की लैंडसेट एक हमारी जर्नल है जिसमें ये आया है कि हमें इसे अब पीसीओएस नहीं बुलाना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि अकेले ओवरीज को कल्प्रिट्स नहीं मानना चाहिए। ये एक एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, जिसका मतलब है कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ इवन थिंग्स लाइक जो हमारे लिपिड्स हैं बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हो सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे एक चीज़ होती है जैसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ये सब क्योंकि एक साथ पाए जाते हैं इसलिए उसे पीएमओएस बुलाते हैं। तो हम इरेगुलर पीरियड्स वर्सेस पीसीओएस को हमें ऐसे डिफरेंशिएट करना होता है कि पीसीओएस का मतलब है या पीएमओएस का मतलब है कि या तो हमारे हॉर्मोन्स में कुछ इरेगुलरिटी है, हमारे में हर एक फीमेल में कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं। तो कभी कभी जब मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो अगेन उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, जैसे फेशियल हेयर, अलग अलग जगह पे हेयर होना, या एक्ने जिसका मतलब है पिंपल्स होना, या जैसे मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस, जो वेट गेन होना, वेट जो इजीली आप शेड नहीं कर पाते। आजकल तो यंग गर्ल्स में हम ये भी पा रहे हैं कि टिपिकली वो ओबीज लड़कियां नहीं है, लीन थिन लड़कियों के अंदर भी पीसीओएस हो रहा है। तो या आपके अल्ट्रासाउंड पे दिख रहा है कि ये ओवरीज पॉलीसिस्टिक लग रही हैं, उसमें छोटे छोटे सिस्ट हैं, तो या हमें ऐसा लग रहा है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं तो हम उन्हें लेबल कर सकते हैं एज पीएमओएस या पीसीओएस। लेकिन इरेगुलर पीरियड्स जरूरी नहीं कि हमेशा पीसीओएस हो, एंड
पीसीओएस में भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेगुलर पीरियड्स हो। बहुत बार ऐसा होता है कि रेगुलर पीरियड्स भी हो रहे होते हैं पीसीओएस में, लेकिन बाकी सब कंडीशन से पता चलता है कि ये तो पीसीओएस है। ओके, तो उसमें वो फीमेल खुद जज नहीं कर सकती है, बट डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। बिकॉज आजकल तो खैर ऐसा है कि सब लोग चैट जीपीटी, गूगल सब पढ़ के आते हैं, उन्हें सब पता होता है कि क्या है, दिल का मन से कि मुझे तो ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप इस फेवर में हैं लोग जो चैट जीपीटी पढ़ के आते हैं डॉक्टर के पास? मैं बोलती हूँ व्हाई नॉट। देखो एक ऐसी चीज है जो अवेलेबल है, आप जरूर पता लगाओ, लेकिन आपको ये नहीं कि आप वो पढ़ के आप घर बैठ गए और आपने बिल्कुल कुछ आगे किया ही नहीं। हमेशा एक डॉक्टर की सलाह लो। और बहुत बार ऐसा होता है कि गूगल पे हमने पढ़ा और सबको लग रहा होता है कि यार मैं तो बिल्कुल अब मरने ही वाला हूँ, तो इतने वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस हो जाते हैं। हमेशा ठीक है, पढ़े लिखे मरीज हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे करो कि यू ऑलवेज टॉक टू द स्पेशलिस्ट सो दैट यू नो वी कैन ऑल्सो सब डायग्नोज करके क्या है क्या नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो बड़ा एक रिस्की हो सकता है जिसमें चैट जीपीटी से सजेशंस लेके फिर वहीं पे जब लोग रिलाई करते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत बार वो अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो बिल्कुल रेगुलर है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, हम उसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और पता चला कि हम बैठे हुए हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के साथ में भी। बिकॉज जैसे पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स हैं, बहुत बार वो आती हैं और कहती हैं कि मुझे एक ही बार हुई है ब्लीडिंग, बट डेफिनेटली इट इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है टू रूल आउट कि कहीं कुछ मेलिग्नेंसी या कैंसर तो नहीं है। राइट। डॉक्टर, पीरियड्स को लेकर ना मिथ्स आज भी बहुत ज्यादा है। लोग आज भी ट्रस्ट करते हैं कि पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना चाहिए, अचार को नहीं छूना चाहिए। एज अ डॉक्टर आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? बहुत सारी मिथ्स हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज ये कब से ये बनी हुई हैं चीजें कि नहाना नहीं चाहिए, वो मंदिर नहीं जा सकते, नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने। बट सबसे जरूरी तो यह है कि अपना हाइजीन का ध्यान रखा जाए ना। कभी कभी पहले ये भी होता था कि वो यूज ही नहीं करने देते थे हमें सैनिटरी नैपकिन। तो बहुत बार ऐसा होता था कि गंदे क्लोथ्स यूज कर रहे हैं, ऐश यूज करते थे, बहुत सारी और चीजें यूज की जाती थी। ये बोला जाता है कि ठीक है पीरियड्स है तो कोई बात नहीं, ज्यादा हो रहा है या तो गंदा ब्लड शरीर से निकल रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज मत करो। सो ये वाली बहुत सारी चीजें हैं कि ये तो ठीक है, अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो मेरी तो मदर को भी ऐसे हुआ था तो इसलिए आई एम ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो जेनेटिक ही यही है। तो ये सब चीजें हैं ना, बहुत सारे मिथ्स हैं अराउंड द पीरियड्स। मुझे लगता है कि हमें अपनी यंग गर्ल्स को सबको एजुकेट करते रहना चाहिए सो दैट यू नो उनको पता रहे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। और इवन अगर कोई चीज नॉर्मल बोली जा रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर, आपकी बॉडी के हिसाब से वो नॉर्मल नहीं है, कि आपको पीरियड्स होते थे मे बी 4 दिन या 5 दिन, अब आपको होने लग गए हैं 8-9 दिन और बहुत हैवी होने लग गए, उससे नॉर्मलाइज मत कीजिए। इसका मतलब कि डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर, एंड एक विजिट ही तो है, यू मस्ट डेफिनेटली मेक श्योर कि यू मस्ट कम टू द डॉक्टर। एब्सोल्युटली डॉक्टर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस भी है और इनके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो डॉक्टर, किसी का कोई सवाल डॉक्टर से पूछने के लिए? डॉक्टर, पिछले 6 महीने से मेरे पीरियड डिले होते जा रहे हैं, कभी 40 दिन में आ रहे हैं, कभी 45 दिन में आ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे अपना फर्टाइल विंडो और ओव्यूलेशन कैसे चेक करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत तरीके हैं जैसे हमें पता चल सकता है। बट अगर इस तरह से इरेगुलर हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक अल्ट्रासाउंड करा के और अपने हार्मोनल टेस्ट करवाने चाहिए, ये देखने के लिए कि क्यों है कि इस तरह से। जैसे हमने बोला कि नॉर्मली हमारे पीरियड्स 21 to 35 डेज का साइकिल नॉर्मल है, अगर 40-45 डेज भी हो रहा है तो हमें डेफिनेटली हार्मोनल प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा रूल आउट करवाने चाहिए। और फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक इजी तरीका ये होता है, एक तो हमारे पास ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, दूसरा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से भी हमें पता चल जाता है कि फॉलिकल्स किस तरह से मैच्योर कर रहे हैं और कब आपकी ओव्यूलेशन हो रही है। और तीसरी चीज़ रफली ऐसा होता है कि जब आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड है उससे अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज पहले इज द टाइम जब ओव्यूलेशन होता है। बट अगेन जब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये असेस करवाइए कि क्यों हो रहा है कि इस तरह से इरेगुलर हो गए हैं,
and accordingly one can always treat that. मतलब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए? अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल टेस्ट होने चाहिए कि इस तरह से क्यों हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। मोस्ट वेलकम। मैम मेरा सवाल ये है कि किसी लड़की को लाइफ टाइम कभी पीरियड्स हुआ ही नहीं, क्या वो फ्यूचर में कंसीव कर सकती है? जैसे उसने उसको पीरियड्स कभी आए ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन इसके में ना रीजंस अलग होते हैं। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया, कि कभी हुआ ही नहीं। कभी कभी वो एसोसिएटेड होता है जो यूट्रस के मैल फॉर्मेशंस, कि वो ठीक से बना नहीं होता यूट्रस, या वजाइना नॉर्मल नहीं है, या ओवरीज वगैरह नॉर्मल नहीं है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनको भी हमको इवैल्यूएट करना होता है। सपोज उसके अंदर आता है कि कुछ मिनिमल से यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस हैं, तब तो ऑफ कोर्स हम उसको ऑपरेट करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज किसी का वैसे वो फीमेल लग रही है बट यूट्रस ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उन लोगों में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है इन कंसीविंग। डॉक्टर, यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि इनका जो क्वेश्चन था कि किसी फीमेल को कभी पीरियड्स नहीं हुआ है, बट एक कंडीशन ये हो सकती है कि किसी फीमेल को कभी पीरियड्स हुआ था बट फिर कुछ साल तक उसको पीरियड्स नहीं हुआ, उस कंडीशन में वो प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, एब्सोल्युटली। बट ये किस रीजन से होता है? सो अगेन, जैसे उससे पहले पीरियड्स हो रहे थे, अब इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि कई बार ओवरीज की कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, व्हिच मींस ओवरीज का फंक्शन कम होने लग जाता है, क्योंकि बहुत बार ऑटो इम्यून फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या सपोज आपके हार्मोनल फैक्टर्स इस समय पे ऑपरेट कर रहे हैं, या कई बार अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है, तो सडनली आपने लाइफस्टाइल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे थे वैसे नहीं किया, उसकी वजह से भी पीरियड्स बंद हो सकते हैं। सो बहुत से कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, जैसे प्रेगनेंसी हुई, सपोज हमने डीएनसी करवा ली, जैसे हम एमटीपी कराते हैं, जब हमने वो डीएनसी करवाई तो हमने डॉक्टर ने कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर से हम लोग क्लीन कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि दोनों वॉल्स ऑफ द यूट्रस एक साथ चिपक गई, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तब भी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, और बाद में अगर हम इन एशरमैन सिंड्रोम को हम सपोज काट के उन एडिशंस को रिलीज कर लें, तो बहुत बार तब भी पीरियड्स फिर से आने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार ट्यूबरक्यूलोसिस इज ऑल्सो अ कंडीशन जो इंडिया में बहुत कॉमन है। सो उसकी वजह से भी जब आपको ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द यूट्रस हुआ तो वो कई बार वॉल्स एक साथ चिपक जाती हैं, तो जिसके कारण से अगेन पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। सो इन अ लेडी जिसमें पहले पीरियड्स आ रहे थे, हो सकता है कि अब पीरियड्स ना आ रहे हो, बट हर एक का वो रीजन पता लगाना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर, इसके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिससे कोई फीमेल खुद ही एक अंदाजा लगा सकती है कि उसको कुछ ऐसी ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम हो रही है? तो अगर पीरियड्स नहीं आ रहे, ये पर से ही बहुत जरूरी चीज है कि हमें देखना चाहिए, अपने आप में एक बड़ा साइन है। अपने आप में ही एक बड़ा साइन है। राइट। अच्छा डॉक्टर, क्योंकि वैसे तो हमारा टॉपिक है पीरियड्स पे था, बट क्योंकि अभी हम प्रेगनेंसी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं, मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि कई बार डॉक्टर्स भी जब कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है तो डॉक्टर, मेरे सामने ऐसा हुआ है एक बार कि डॉक्टर ने बोला है कि 50% केस में डॉक्टर ये चीज़ देख पाते हैं कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, बट 50% भगवान के हाथ में होता है। तो आपका क्या कहना है कि एक्चुअल में ये होता है, डॉक्टर से 50% डायग्नोज कर पाते हैं? 50% तो बहुत लो वो हो गया एक फिगर, बट ऐसा है कि बहुत बार तो हम लोग डिटर्मिन कर लेते हैं कि क्या रीज़न है, बट कुछ कंडीशंस में जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं, जिसका मतलब है कि हमें पता नहीं चलता कि कारण क्या है, कि सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, कि सब कुछ नॉर्मल आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उसको नहीं डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा। बट इतना ये 50-50 वाला इज अ लिटिल ऐसा नहीं होता है। ओके। आजकल ऑटो इम्यून डिजीज भी बहुत ज्यादा कॉमन है। कई बार क्या होता है कि हार्मोनल टेस्ट, बाकी फैलोपियन ट्यूब्स, हस्बैंड का सारे टेस्ट सब कुछ नॉर्मल होते हैं, बट लेटर ऑन पता चलता है कि यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज है। सो ऐसा आपका भी एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिस में ऐसा रहा है? हाँ, बिल्कुल। ऑटो इम्यून कंडीशंस आजकल डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से कभी कभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। कई बार ओवरीज बहुत जल्दी फंक्शन करना बंद कर देती हैं, जिसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज या प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोलते हैं।
या कभी कभी ऐसा होता है कि इसके साथ में और एसोसिएटेड कंडीशंस भी होते हैं जिसके कारण से बॉडी ही अपने अगेंस्ट एक्चुअली टर्न कर कई बार जाती है। एएनए भी लोगों का पॉजिटिव यस, होता है। और इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कंसेप्शन तो हो जाती है बट रेकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, बार बार कंसीव कर जाते हैं लेकिन हर बार अबॉर्शंस होते हैं। सो उसका भी एक कारण होता है ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो इसको इसलिए हम लोग वो भी रूल आउट कराते हैं इन रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। ओके डॉक्टर, ये भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में दही नहीं खाना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए, इससे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये भी मिथ है। ये भी मिथ है। ओके फ्यू थिंग्स ऑफ कोर्स हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोलते हैं जो नहीं खानी चाहिए, प्लस ऑफ कोर्स जो वैसे भी बुरी चीजें हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल एटसेट्रा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बट अदरवाइज जो भी आपको ठीक लगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, हेल्दी डाइट, कुछ चीजें हैं जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खानी चाहिए, बाकी सब कुछ तो ईट हेल्दी। एब्सोल्युटली। थैंक यू। डॉक्टर शैली, आजकल इंस्टाग्राम पे हम कई सारी रील्स देखते हैं क्योंकि हम इंस्टाग्रामर्स हो चुके हैं। मैंने कई रील्स में देखा है कि अगर आपके घर में पूजा पाठ है, तो कई बार मैंने मैम से भी डिस्कस की है ये चीज़, तो आप पीरियड डिले करने की मार्केट में पिल आ चुकी है। क्या वो पिल लेने से भी कोई साइड इफेक्ट होता है? अगर मैं वो पिल लेती हूँ तो आगे चल के मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में या अगले महीने मुझे पीरियड आएंगे तो ज़्यादा क्रैम्प्स होंगे? वेरी कॉमन। नहीं, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं या उन्होंने मंदिर जाना है या कहीं पे कुछ भी आपने करना है तो वो ले लेते हैं, बट ये बहुत लंबी देर के लिए नहीं होता। नॉर्मली वो हम बोलते हैं कि उससे 4-5 दिन पहले, बिफोर योर एक्सपेक्टेड पीरियड स्टार्ट करो, और उसे सिर्फ तब तक कंटिन्यू करो जब तक आप पीरियड को डिले करना चाहते हो। तो ये बहुत लंबी देर के लिए हम लोग हॉर्मोन्स नहीं दे रहे हैं, बट येस, इसे यूज़ किया जाता है बहुत कॉमनली। एंड नॉर्मली तुम्हारा नेक्स्ट साइकिल वैसे तो ठीक आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऑफ कोर्स थोड़ा सा नेक्स्ट साइकिल में थोड़ा सा ऑल्टरेशन हो सकता है। बियॉन्ड दैट कोई ऐसी प्रेगनेंसी में कुछ डिले हो या प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, ऐसा नहीं होता। बट डॉक्टर, ये पिल्स लेने से हमारी बॉडी में क्या होता है टेक्निकली जिससे हमारा पीरियड्स डिले हो रहा है? सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक टाइम पे ईस्ट्रोजन की ज़्यादा होता है और एक टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों होते हैं बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन जब हम विड्रॉ कर लेते हैं बॉडी, तब तुमको पीरियड्स हो जाते हैं। अब हम ये जो पिल्स दे रहे हैं इसमें प्रोजेस्टेरॉन ही है, तो नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होगा तो पीरियड आएगा, लेकिन हम ऊपर से आपको प्रोजेस्टेरॉन देते जा रहे हैं कि ताकि बॉडी को लगे कि अभी भी मुझे प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है, तो तब तक आपको पीरियड नहीं होगा जब तक आप वो प्रोजेस्टेरॉन खाते रहोगे। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो दैट इज सिंप्लीफाइंग समथिंग। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मेरी एल्डर सिस्टर है, उसे ना एक्सट्रीम पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, एंड हमने उनका डॉक्टर से चेकअप भी करवाया लेकिन रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आते हैं, लेकिन वो दर्द से बहुत ज़्यादा ऐसे तड़प जाती है, चीखती चिल्लाती रहती है। ये नॉर्मल है या फिर इसके पीछे कोई रीजंस हैं? सो बेटा, एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार वो अल्ट्रासाउंड पे आएगा, क्योंकि बॉडी में क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं इन द यूट्रस और बाकी हमारी ओवरीज एट्सेट्रा में ये होता है, और अंदर जो पेरिटोनियम हम कहते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स में ये प्रॉब्लम होती है जहाँ पे यूट्राइन टिश्यू जो नॉर्मली यूट्रस के अंदर होना चाहिए वो यूट्रस के बाहर भी होता है, तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में सिवियर पेन होती है, तो सो मच सो कि मैंने कई बार ऐसे देखा है कि 1-2 लड़कियों ने ये बोला कि मुझे तो क्रॉल करना पड़ता है, मुझे इतनी ज़्यादा पेन होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस बहुत इजीली डायग्नोज भी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल बीत जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस नहीं होती। सो डेफिनेटली एक तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, और फिर अगर सपोज अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आए तो हमारे पास कुछ मेडिकेशन अवेलेबल है जो हम दे सकते हैं। उस मेडिकेशन से अगर पेन कम हो जाती है, इसका मतलब यही है कि प्रोबेबली ये एंडोमेट्रियोसिस ही है। उसने भी ऐसे रिप्लाई किया कि वो आफ्टर प्रेगनेंसी ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा, ये पेन कम हो जाएंगे। नहीं, एंडोमेट्रियोसिस जैसी अगर कंडीशन है वो तो लाइफ लॉन्ग होती है। इट्स लाइक वो हमेशा रहेगी, बिल्कुल जैसे PMOS या PCOS है, वो हमेशा रहती है। सिर्फ यही है कि हमें उसको मैनेज करना पड़ता है पेन को, या PMOS में हमें अपनी
सिम्टम्स को मैनेज करना पड़ता है। आजकल ना लोग कंफर्ट जोन में रहने के लिए लैपटॉप को गोद में रख के काम करने लगते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि इससे फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, क्या वाकई ऐसा है? सो डेफिनेटली ऐसा कोई स्टडीज़ तो नहीं है जो ऐसा कहती हैं, बट डेफिनेटली ऑल द टाइम सपोज आप उसको ऐसे रख के आप काम कर रहे हो, बहुत बार मैंने देखा है कि साथ में चार्जर भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी प्लग्ड है, तो डेफिनेटली इट वुड खासकर मेक अ वर्क फ्रॉम डिफरेंस। होम में लोग ऐसा करते हैं। So ये this is not a good thing of the fertility being affected. Fertility के बहुत सारे इसमें तो यही है कि because आपने सारा समय वो रेडिएशन है, वो सारा समय इवन अगर इलेक्ट्रिसिटी साथ में आप वो कर रहे हो, उसको प्लग करके यू आर चार्जिंग योर लैपटॉप एट्सेट्रा, तो उसकी हर चीज़ की कुछ ना कुछ उस पर पड़ता तो है असर। तो मैम ये फीमेल और मेल दोनों में होता है क्या? बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। मेल्स में तो इनफैक्ट और चीज़ें भी होती हैं, जैसे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, बिकॉज ऑफ वेयरिंग टाइट अंडरवेयर, बिकॉज ऑफ वर्किंग इन कंडीशंस, जैसे हलवाई वगैरह होते हैं जो कि एकदम हाई टेम्परेचर्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनमें भी डेफिनेटली जो सीमन क्वालिटी और स्पर्म काउंट डेफिनेटली कम होता है। राइट डॉक्टर, किसी को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन है, जैसे आपने रीज़न बताया एंडोमेट्रियोसिस, इसमें कोई कोई पेन किलर बताइए जिसको लेने से इमिडिएटली रिलीफ मिलता है, या पीरियड्स में जो सेफ है लेना? सो पीरियड्स के जो पेन होती है उसके लिए नॉर्मल जैसे हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल चीज़ें हैं वो तो खैर हैं ही, जैसे किसी को मेफ्टाल स्पा सूट करती है, बहुत सारी ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहती अभी बिकॉज दैट विल नॉट बी एथिकल, बट अल्टीमेटली यही होते हैं कि या तो ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं जो नॉर्मल पेन किलर्स हैं, कभी कभी हमें इवन हार्मोनल मेडिकेशन लेनी पड़ती है इस पेन को कम करने के लिए, जैसे एंडोमेट्रियोसिस में hormonal medication है in the form of pills, in the form of even injections, वो भी लेने पड़ सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको हमारा डॉक्टर शैली के साथ ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो हम आपके कमेंट्स पर ही बताएं। डॉक्टर शैली, आपका एक बार बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Rashmi, for having me here. थैंक यू सो मच।